डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है नौकरशाही के प्रकार। एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूप बताए हैं, जिनमें पहला रूप है अभिभावक नौकरशाही, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं। इस प्रकार की नौकरशाही जनहित के लिए काम करती है। इसके सारे कामों के पीछे जनता की भावना छिपी होती है। यह नौकरशाही न्याय और लोक कल्याण की संरक्षक है। प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित जो गार्जियन है वो इस श्रेणी की नौकरशाही है। मार्क्स ने अभिभावक नौकरशाही के 2 उदाहरण दिए। सुंग काल के उदय से 960 तक जो चीनी नौकरशाही है। दूसरा उदाहरण है 1640 से 1950 तक की प्रशा की नौकरशाही। ये 2 नौकरशाही को उसने अभिभावक नौकरशाही के रूप में रखा है। चीन की अभिभावक नौकरशाही की विशेषताओं में एफएम मार्क्स ने कहा है कि प्रशासकों के चयन में प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक आचरण का स्रोत एवं आधार प्राचीन ग्रंथ हैं। परंपरावादी एवं रूढ़वादी प्रकृति की है। जनहित की समस्याओं से उदासीन है। ये तो चीन की अभिभावक नौकरशाही की विशेषता बताई थी। जबकि प्रशा की नौकरशाही की विशेषताओं में उन्होंने बताया था कि राज्य के हित में समर्पित रहती है। एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। शिक्षित एवं योग्य प्रशासक होते हैं। सजग राजतंत्र के मूल्यों के अनुरूप है। जन भावावेशों के प्रति अनुत्तरदायी है। इस प्रकार की जो नौकरशाही है, इसके संदर्भ में एफएम मार्क्स ने कहा है कि यह विद्वान अधिकारीगण होते हैं जो शास्त्रयुक्त आचरण में दीक्षित होते हैं। ऐसी लोक सेवा अपने आप को लोकहित का संरक्षक मानती है, लेकिन यह लोकमत से स्वतंत्र थी और उसके प्रति उत्तरदायी भी होती थी। तो इस प्रकार से एफएम मार्क्स ने अभिभावक नौकरशाही का उल्लेख किया, जिसमें चीन की चीनी नौकरशाही और प्रशा की नौकरशाही का उदाहरण देते हुए इस अवधारणा को स्पष्ट किया। इसके बाद में दूसरी जो नौकरशाही का उल्लेख किया वह है जातीय नौकरशाही। जब प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में हो, तब जातीय नौकरशाही का उद्भव होता है। यानी जातीय नौकरशाही का उद्भव कब होता है? तो जब प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में हो, तब जातीय नौकरशाही का उद्भव होता है। जातीय नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष होता है और इस प्रकार की जो नौकरशाही है वह अल्पतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। ऐसी व्यवस्था में केवल वही व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जो उच्चतर वर्गों या जातियों के होते हैं। जैसे प्राचीन भारत में यानी शासन तंत्र के समय हमें देखने को मिलता है। इसे बिलोबी ने कुलीन तंत्र कहा है, जो कुछ समय पूर्व तक इंग्लैंड में पाया जाता था। अब एफएम मार्क्स ने जातीय नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता पाई जाती है। यानी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता है वो जातीय नौकरशाही में देखने को मिलती है। पद और जाति में अंतः संबंध पाया जाता है। सेवा या पद का एक परिवार से जुड़ जाना है वो भी देखने को मिलता है। दोषपूर्ण समाज व्यवस्था का यह प्रतीक है। मार्क्स ने जातीय नौकरशाही के पुरातन जो उदाहरण हैं उनमें रोमन साम्राज्य और अर्वाचीन उदाहरण में जापान की मेजी जो संविधान है उसका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से एफएम मार्क्स ने जातीय नौकरशाही के संदर्भ में अपना मत दिया। तीसरी विशेषता है संरक्षक नौकरशाही। इस नौकरशाही के अंतर्गत लोक सेवकों की जो नियुक्ति है उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि नियुक्त प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर इसमें नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार की नौकरशाही में चुनाव में जो विजयी राजनीतिज्ञ है वह अपने समर्थकों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करता है।
निर्वाचन में विजय होने के बाद परिणामों को स्थायी बनाने के लिए आवश्यकता कि प्रशासनिक मशीनरी पर ही नियंत्रण स्थापित किया जाए। प्रतिबद्ध जो नौकरशाही भी प्राय इसी प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखती है। इसे हम स्पॉइल सिस्टम के नाम से या लूट पद्धति के नाम से ही जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका परंपरागत घर है। इस प्रकार की लोक सेवा का अस्तित्व वहाँ होता है जहाँ सरकारी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्तिगत अनुग्रह या राजनीतिक पुरस्कार के रूप में की जाती है। यह प्रणाली वाशिंगटन, जेफरसन, एडम्स के समय लघु रूप में शुरू हुई थी अमेरिका के अंतर्गत, और 1829 में जब राष्ट्रपति रॉबर्ट जैक्सन पद पर आए तो इसे लघु धारणाएं यानी बहुत बड़े रूप में धारण कर लिया था। संरक्षित नौकरशाही की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें कर्मचारियों की भर्ती के समय उनकी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता। लोक सेवाओं से सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों और नीतियों के साथ प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है। लोक सेवकों का कार्यकाल भी सुरक्षित नहीं रहता है। वे अपने पद पर तभी तक रह सकते हैं जब तक कि सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन जो है राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं रहता। तो इस प्रकार से एफ.एम. मार्क्स ने जो संरक्षक नौकरशाही है उसके बारे में बतलाया। इसके बाद में है योग्यता आधारित नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। योग्यता पर आधारित नौकरशाही का आधार सरकारी अधिकारी के गुण होते हैं, मेरिट्स होती है, उसकी क्वालिटी होती है। योग्यता की जांच के लिए निष्पक्ष और वस्तुगत परीक्षा आयोजित की जाती है। इसका लक्ष्य लोक सेवा की कुशलता है। इसका लक्ष्य प्रतिभा के लिए खुला पेशा होता है। इस व्यवस्था में लोक सेवा किसी के अनुग्रह बाहर से दबा नहीं रहता है। सभी हमेशा सामान्य हित की अभिवृद्धि में रुचि लेता है। सभी सभ्य देशों के अंतर्गत नौकरशाही की यह पद्धति प्रचलित है। इस योग्यता आधारित नौकरशाही की विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां और नियुक्तियों की जांच के लिए लिखित परीक्षाएं होती हैं। कार्यकाल की सुरक्षा पाई जाती है। नियमानुसार निर्धारित वेतन दिया जाता है। निष्पक्ष कार्य संचालन होता है। राजनीतिक विचारधारा या नीतियों के प्रतिबद्धता के स्थान पर देश के संविधान और अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठ मापदंड के आधार पर काम होता है। प्रत्याशी किसी संरक्षक की कृपा से प्रवेश नहीं पाता। तो इस प्रकार से उन्होंने योग्यता आधारित नौकरशाही के संदर्भ में अपना मत दिया है। तो इस प्रकार से एफ.एम. मार्क्स नौकरशाही की 4 रूपों की चर्चा करते हैं। इनमें पहला था अभिभावक नौकरशाही, दूसरी थी जातीय नौकरशाही, तीसरी थी संरक्षक नौकरशाही और चौथी थी योग्यता आधारित नौकरशाही। थैंक यू।